गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटे आज हम हमारा अकाउंटिंग डेफिनेशन का चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। वाउचर। अ वाउचर इज ए डॉक्यूमेंट विच प्रोवाइड्स द अथोराइजेशन टू पे एंड ऑन द बेसिस ऑफ विच बिजनेस ट्रांजेक्शन्स आर फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। कहते हैं जब भी हमें अपने अकाउंट्स अपने बुक्स के अंदर एंट्री करनी होती है कि हम किसी चीज़ को डेबिट करें या क्रेडिट करें, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बनाया जाता है? वाउचर। वाउचर बनाने के बाद हमें पता चलता है कि हमें किसी अकाउंट को डेबिट करना है या क्रेडिट करना है। ईच कंपनी, हर कंपनी, फर्म, इंडिविजुअल का वाउचर सेपरेट होता है। उसमें डेट का कॉलम भी हो सकता है, अमाउंट का कॉलम होता है। तो वट एवर अमाउंट डेबिट करनी है, क्रेडिट करनी है, इस वाउचर की डेफिनेशन को हम आगे 8th चैप्टर में भी डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए आप क्या याद रखेंगे कि अ वाउचर इज़ ए डॉक्यूमेंट विच प्रोवाइड्स द अथोराइजेशन टू पे and on the basis of which the business transactions are first of all recorded in the books of account। तो वाउचर एक डॉक्यूमेंट है जो अथोराइजेशन के अकॉर्डिंग पता चलता है कि हमने कितनी अमाउंट पे की है, और इसके अकॉर्डिंग ही सबसे पहले ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाती हैं बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर। जैसे स्कूल वाले अगर हमें सैलरी देते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो एक वाउचर तैयार करते हैं। उस वाउचर के ऊपर साइन किया जाता है मैनेजमेंट का, जिसके अकॉर्डिंग क्लैरिकल डिपार्टमेंट के पास अथोराइजेशन आ जाती है कि वो हमें सैलरी पे करें। तो वो पहले क्या तैयार करेंगे? वाउचर। फिर वो उस वाउचर से उन्हें पता चलता है कि ये सैलरी है, वो इसे डेबिट करें या क्रेडिट करें। तो लोहरिया फॉर्म के अकॉर्डिंग, जैसे कि हम पढ़ा रहे हैं, तो हमारे स्कूल के अकॉर्डिंग वाउचर जो उन्होंने तैयार किया वो एक एक्सपेंडिचर है, तो वो उसे क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन है बेटे डिस्काउंट। इट इज़ ए रिबेट और एन अलाउंस गिवन बाय द सेलर टू द बायर। डिस्काउंट क्या है? एक तरह से हम बोलते हैं किसी चीज़ के ऊपर छूट देना। रिबेट, अलाउंस एक ही मीनिंग है बेटे कि रिबेट और अलाउंस यानी डिस्काउंट देना। ये सेलर देता है किसको? बायर को। 2 टाइप्स का होता है बेटे, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। इसको भी हम आगे एक्सप्लेन करेंगे, बट एक बार पढ़ लेते हैं। ट्रेड डिस्काउंट का मीनिंग क्या है? जब आप कोई चीज़ परचेज करने जाते हो तो जो लिस्ट प्राइस होता है, टैग लगा हुआ होता है, जो उसके ऊपर कहते हैं ना 20% डिस्काउंट है, 30%, तो वो जो डिस्काउंट अपने आप ही ट्रेडर काट लेता है, अपने आप ही सेलर काट देता है, तो आप उसे क्या नाम देते हैं? ट्रेड डिस्काउंट। इसकी बुक्स में बेटे कोई एंट्री नहीं होती। जब आपका बिल बनाया जाता है, बिल बनाते टाइम ट्रेड डिस्काउंट को अपने आप ही क्या कर दिया जाता है? लेस कर दिया जाता है। तो when discount is allowed by a seller to its customer at a fixed percentage on the list or catalog price, यानी जो टैग प्राइस लगा हुआ होता है, it is called trade discount and it is not recorded in the books of the account। इस डिस्काउंट की अलग से हम कोई एंट्री नहीं करते हैं, बल्कि हम क्या करते हैं? इनवॉइस यानी बिल बनाते टाइम या कैश मेमो बनाते टाइम जो हमारा कैटलॉग प्राइस या लिस्ट प्राइस होता है उसमें से इसे क्या करके दिखाते हैं? लेस करके, और लिखा जाता है कि ये क्या है? ट्रेड डिस्काउंट है। फिर कैश डिस्काउंट क्या है? कैश डिस्काउंट कस्टमर को दिया जाता है ताकि वो हमें प्रॉम्प्ट पेमेंट, प्रॉम्प्ट का मतलब जल्दी से पेमेंट कर दे। वो जितना जल्दी हमें कैश पेमेंट करेगा हम उतना उसे कैश डिस्काउंट देंगे। ये एक तरह से जो हमारा कस्टमर है उसे हम इंसेंटिव दे रहे हैं, जस्ट लाइक उसे मोटिवेट कर रहे हैं कि आप हमारे प्रोडक्ट खरीदिए, हम आपको, अगर आप अभी कैश पेमेंट दे देंगे तो हम आपको डिस्काउंट दे देंगे। व्हेन डिस्काउंट इज अलाउड टू द कस्टमर फॉर मेकिंग प्रॉम्प्ट पेमेंट। प्रॉम्प्ट पेमेंट अभी बताया, यदि अभी पेमेंट करें या कुछ एक लिमिट के अंदर, जैसे हमने कहा कि अगर आप 7 दिन के अंदर पेमेंट कर देंगे तो हम आपको और डिस्काउंट देंगे। ट्रेड डिस्काउंट तो होगा ही होगा, कैश डिस्काउंट भी देंगे। इट इज़ कोल्ड कैश डिस्काउंट। तो मेन वर्ड क्या है बेटे यहाँ पे? प्रॉम्प्ट पेमेंट, यानी जल्दी पेमेंट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ ए सेलर अलाउ 2% डिस्काउंट फॉर पेमेंट विद इन ए वीक, इट विल बी कोल्ड कैश डिस्काउंट। कि अगर कोई सेलर ये कहता है मैं आपको 2% का डिस्काउंट और दूंगा अगर आप 1 वीक के अंदर पेमेंट कर दोगे, तो जिसका लिंक पेमेंट के साथ आ जाए आप उसे क्या नाम दोगे? कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट का पेमेंट से कोई लिंक नहीं होता। ये बल्क अमाउंट में जब परचेज किया जाता है तो यूँ कहूँ कि होल सेलर रिटेलर को देता है और ये रिटेलर हमें देता है। तो ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट दोनों में डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है बेटे। ट्रेड डिस्काउंट की कोई एंट्री नहीं होगी, कैश डिस्काउंट की एंट्री अलग से हम करेंगे। वो क्या होगी वो बाद में डिस्कस करेंगे, और इन दोनों डिस्काउंट की एक बार थ्योरी भी आगे आने वाले चैप्टर में दोबारा पढ़ेंगे। जीएसटी।
नाम से ही है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। पहले बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस थे लाइक एक्साइज ड्यूटी, सेल टैक्स, वैट, सर्विस टैक्स, इन सबको मर्ज कर दिया गया है एक सिंगल टैक्स के अंदर। तो आप इसे क्या नाम देते हैं? जीएसटी। जीएसटी इज़ पेड। जब आप परचेज करते हो कोई चीज़ तो आप जीएसटी पे करते हो। जब आप सेल करते हो तो आप सामने वाले कस्टमर से जीएसटी कलेक्ट करते हो, यानी आप जो भी टैक्स लगा रहे हो टैक्स की अमाउंट को जोड़ के कस्टमर से पैसे वसूल करते हो। तो इस जीएसटी का भी अलग से चैप्टर है, वहाँ डिस्कस करेंगे। अब नॉर्मल सी कुछ डेफिनेशन है, 1 लाइन, सिर्फ हम इसे रीड आउट करेंगे। अदर इम्पोर्टेंट अकाउंटिंग टर्म्स। एंट्री, जब कोई ट्रांजैक्शन या इवेंट आप बुक्स में एंटर करते हो, रिकॉर्ड कर देते हो, तो आप उसे क्या नाम देते हो कि आपने क्या कर दी? एंट्री कर दी। व्हेन ए ट्रांजैक्शन और इवेंट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, इट इज़ कॉल्ड एंट्री। बैड डेब्ट्स क्या है? हमने किसी को क्रेडिट पे गुड्स सेल की थी तो वो हमारा क्या बन जाता है? डेटर। मान लो मेरा कोई डेटर था राम, मैंने उसे 10,000 की गुड्स सेल की थी क्रेडिट पे, बट अब उसकी पोजीशन ऐसी है कि वो 10,000 में से कुछ भी पैसा नहीं दे पाएगा। हो सकता है कुछ दे पाए, कुछ ना दे पाए, तो जितने पैसे हमारे डूब जाएंगे आप उसे क्या नाम दोगे? बैड डेब्ट्स, जो हमें लॉस हो जाएगा। इट इज़ द अमाउंट दैट हैज़ बिकम इरिकवरेबल फ्रॉम ए डेटर, यानी राम से जो मुझे इरिकवरेबल अमाउंट होगी। अगर 10 पूरे तो 10 का बैड डेब्ट्स, 10 में से 8,000 उसने दे दिए, 2,000 नहीं दिए, तो 2,000 का क्या है? बैड डेब्ट्स। इट इज़ ए बिजनेस लॉस एंड इज डेबिटेड टू P&L अकाउंट एज एन एक्सपेंस। कहते हैं ये बिजनेस का एक तरह से क्या है? लॉस है। इंसॉल्वेंट का मतलब वही, जैसे मैंने अभी राम का एग्जांपल दिया था कि राम मुझे अगर 10,000 रुपये सारे नहीं दे पाता तो राम को आप क्या नाम दोगे? कि वो इंसॉल्वेंट, दिवालिया हो गया है, आप उससे कुछ नहीं दे पाओगे। ए पर्सन और एन एंटरप्राइज विच इज़ नॉट इन ए पोजिशन टू पे इट्स डेब्ट्स इज कॉल्ड इंसॉल्वेंट। अगर राम पूरे 10,000 नहीं दे पाया तो राम इंसॉल्वेंट है। राम 10 में से 8 दे पाया, 2 नहीं दे पाया, तो भी हम कह सकते हैं कि राम कुछ अमाउंट नहीं दे पाया, उसके लिए वो क्या है? इंसॉल्वेंट है। सोल्वेंट क्या होता है? जो पैसे दे पाए, जस्ट इसका उल्टा। ए पर्सन और एन एंटरप्राइज विच इज इन ए पोजिशन टू पे इट्स डेब्ट इज कॉल्ड सोल्वेंट। स्टोर, the term stores is used to denote material held by an enterprise for the purpose of consumption in the business and not for resale। कहते हैं स्टोर वर्ड वहाँ यूज हो रहा है जो हमने अपने बिजनेस में यूज करने के लिए कुछ मटेरियल रखा हुआ है, लेकिन उस मटेरियल को हम सेल नहीं करते, उसे कन्वर्ट करते हैं, या फिर वो हमारी हेल्प करता है किसी चीज़ को मैन्युफैक्चरिंग करने में, लाइक लुब्रिकेंट्स, तेल वगैरह। स्पेयर पार्ट्स ऑफ मशीनरी, अगर मशीनरी ख़राब होगी तो हम वो स्पेयर पार्ट्स लगा पाएंगे। पैकिंग का मटेरियल, तो ये सारा वर्ड क्या एक साथ मिलके क्या बनाया जाता है? इसको स्टोर। यानी स्टोर का मेन मकसद उसे रीसेल करना नहीं है, उसका कंजम्पशन करना है। किस पर्पज़ के लिए? फाइनल गुड्स बनाने के लिए। रिवेन्यू की डेफिनेशन मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। रिवेन्यू इन एन अकाउंटिंग मीन्स, रिवेन्यू का मीनिंग मैंने आपको बताया था जब मैं आपको इनकम, गेन, प्रॉफिट की डेफिनेशन समझा रहा था। मैंने कहा था जब भी आप कोई चीज़ सेल करते हो तो जितना भी आपको अमाउंट रिसीव होता है तो आप उसे क्या नाम देते हो? रिवेन्यू। तो यहाँ वो कहेगा कि सिर्फ सेल ही नहीं, जो भी चीज़ आपको, अगर आपने कोई रूम रेंट पे दे रखा है, आपको रेंट मिला है, तो रेंट को भी आप क्या नाम दे सकते हो? रिवेन्यू। तो रिवेन्यू इन अकाउंटिंग मीन्स द इनकम ऑफ रेकरिंग नेचर फ्रॉम एनी सोर्स, यानी रेगुलर जहाँ से इनकम मिलती रहे, आप उसे क्या नाम देते हो? रिवेन्यू। इट कंसिस्ट ऑफ द अमाउंट, इसके अंदर आता है सेल ऑफ गुड्स, आपने जो माल बेचा, फ्रॉम सर्विस प्रोवाइडर टू कस्टमर। इसके अंदर और क्या आता है? रेंट का रिसिप्ट, कमीशन मिला, डिविडेंड, इंटरेस्ट मिला, इन सबको आप क्या नाम देते हो? रिवेन्यू। अगला वर्ड है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। नॉर्मल लैंग्वेज में बोलूँ तो सेल का ही दूसरा नाम क्या है? रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इट इज़ द रेवेन्यू अर्न बाय एन एंटरप्राइज फ्रॉम इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, मेरा काम रेफ्रिजरेटर का है, तो रेफ्रिजरेटर को सेल करने से मेरी ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या हुई? रेफ्रिजरेटर को सेल करना। तो जो भी पैसा आया वो मेरा क्या बनेगा? रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ये आगे बता भी रहा है, इट इंक्लूड्स रिवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड रिवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ सर्विसेज। यानी जिस चीज़ का मेरा बिजनेस है, और या फिर अगर मैं कोई आर्किटेक्चर हूँ तो अगर मैं सर्विस वगैरह प्रोवाइड कराता हूँ तो सर्विस को सेल करने से, यानी सर्विस को प्रोवाइड कराने से जो मुझे पैसा मिला, मैं उसे क्या नाम दूंगा? रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। जस्ट लाइक सिंपल लैंग्वेज में कहो, ये सेल का ही दूसरा नाम है। एंटिटी, जिसके लिए एंट्री की जाती हैं,
वैसे तो हम कहते हैं फर्म के लिए की जाती हैं। एन एंटिटी और बिजनेस एंटिटी मीन्स एन इकोनॉमिक यूनिट विच इज़ फोन फॉर अर्निंग इनकम बाय प्रोवाइडिंग सर्विसेज और सेलिंग गुड्स, जैसे LG इलेक्ट्रॉनिक्स, विप्रो, मारुति सुजुकी। अगर हम चाहें तो अपने स्कूल का नाम भी ले सकते हैं, क्योंकि हमारे स्कूल का नाम, हमारे जो स्कूल में एंट्रीज होती होंगी वो मैनेजमेंट के नेम से नहीं होती, वो स्कूल के नेम से होती हैं। तो स्कूल के लिए आप एंट्री कर रहे हो तो वो स्कूल आपके लिए क्या है? एंटिटी। यानी जिसके लिए एंट्री की जाती हैं आप उसे क्या नाम देते हो? एंटिटी। जैसे मैंने अगर कोई बिज़नेस खोल रखा है और उस बिज़नेस का नाम है राम एंड सन्स, तो यहाँ पे एंटिटी मैं नहीं होऊंगा, एंटिटी कौन होगा? राम एंड सन्स। यानी जिनके लिए आप एंट्री करते हो, जिस फर्म के नाम पे आपने बिजनेस खोला हुआ है, फर्म के अकॉर्डिंग ही आप एंट्री करते हो, तो वो फर्म को आप क्या नाम दोगे? एंटिटी। इसके बाद है बेटे टर्नओवर। टर्नओवर भी दूसरा नाम इसका सेल ही है। टर्नओवर मीन्स टोटल सेल मेड इन ए पर्टिकुलर पीरियड। लाइव स्टॉक्स, अब मेरा काम जैसे डेयरी बिजनेस है, मेरा दूध का काम है, तो जो बफेलोज, काओ ये होंगे तो ये सारे मेरे लिए क्या है बेटे? लाइव स्टॉक, पशुधन। डोमेस्टिक एनिमल सच एज कैटल, हॉर्सेज आर नोन एज लाइव स्टॉक्स। इन्वेस्टमेंट, जब भी हम कहीं बाहर पैसा इन्वेस्ट करते हैं, किसी बिजनेस में लगाया या बैंक में जमा कराया फॉर अर्निंग इंटरेस्ट, तो आप उसे क्या नाम दोगे? इन्वेस्टमेंट। ऐसे डिविडेंड कमाने के लिए किसी कंपनी शेयर में पैसा लगाया तो आप उसे क्या नाम देते हो? इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू डिप्लॉयमेंट ऑफ फंड्स, यानी फंड्स को कहीं पे डिप्लॉय करना, कहीं पे भेजना एक तरह से। लाइक शेयर में इन्वेस्ट करना, डिबेंचर में, ये शेयर डिबेंचर क्या होते हैं आगे देखेंगे, ऑफ कंपनी विद द इंटेंशन ऑफ अर्निंग ए रिटर्न, यानी इंटरेस्ट कमाने के लिए, डिविडेंड कमाने के लिए, तो आप उसे क्या नाम देते हैं? इन्वेस्टमेंट। तो आज हमने कुछ छोटी मोटी डेफिनेशन पढ़ी हैं, नोट सो इम्पोर्टेंट, बट हमें इनकी नॉलेज होनी चाहिए। तो आप इनको आज रीड आउट करेंगे, इन्हें राइट करने की ज़रूरत नहीं है बेटे।